पर ये वाला फोन लो। हम थोड़े थोड़े बाहर आगे जो आगे आप मेरा क्लास स्टार्टेड हियर the last of topic था Faraday's laws मैंने फर्स्ट लो की स्टार्टिंग कर भी दी थी और इसमें हमारा फिनिश भी हो गया था अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने डिसाइड किया था जो मास होता है ना जो डिपोजिट होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसको आवेश भी कहते हैं जितना आप आवेश ज्यादा पास करेंगे उतना मास ज्यादा डिपोजिट होगा ये बात हमने कल डिसाइड की थी और हमने इस क्यू को ब्रेक किया था एज आई टी अगर आपको याद होगा और इसको ड्रॉप करने के बाद एक कांस्टेंट लगाया था उसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था और एम इसको टू जेड आई टी एक हमने बड़ा फेमस फॉर्मूला बनाया था बहुत न्यूमेरिकल होते हैं इसके ऊपर जेड का नाम था स्पेशल आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कल के नोट्स में है ये इसको प्रॉपर डिफाइन भी करा गया था ये होता क्या है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी बातें कल आपको बता दी गई थी इतना लेक्चर कल हमारा हो चुका वेल नोन सी बात है देखो आज की थ्योरी में हम इस जेड को ब्रेक करेंगे इस जेड को ना तोड़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना हमें जेड गिवन नहीं होगा इस जेड को फर्दर क्रैक कर देते हैं जिससे सारे न्यूमेरिकल होते हैं अब देखो मैं इस जेड की जगह लिख रहा हूँ ई बाई एफ इस जेड को ना ई बाई एफ से रिप्लेस कर रहा हूँ ई क्या होता है इक्विवेलेंट मास ई को कहते हैं इक्विवेलेंट मास हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार देखो यहाँ पे भी एन फैक्टर की नीड होगी क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास और इस एफ को बोलते हैं फेराडेज कांस्टेंट फेराडेज नियतांक कहते हैं इसका नाम है फेराडेज कांस्टेंट और फेराडेज नियतांक आज की थोड़ी सी केमिस्ट्री में स्टडी करनी है कैसे इसको ब्रेक किया ये फेराडेज कांस्टेंट क्या होता है ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी होगी और जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको नीड तो नहीं है तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस करने होंगे ना यहाँ से करने एन इक्वल टू ई अपॉन एफ आई टी दैट शुड बी क्लियर इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक बार आप इसे कॉपी करो फिर मैं जेड को ब्रेक करके दिखाऊंगा नोट कर लो फटाफट ओके होपफुली क्लियर अब देखिए इस जेड को ब्रेक कैसे करा गया इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और खासकर ये फेराडेज कांस्टेंट देखो चलो मैं ब्रेक करने को अवॉइड भी कर दूं तो भी चल जाएगा सारे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ से भूल जाएंगे लेकिन एक बात सोचने वाली बात है यहाँ पे एफ क्या है ये फेराडेज कांस्टेंट क्या होता है तो आप हेडिंग नोट करिए फिर से फेराडेज कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है आज की फेराडेज कांस्टेंट थोड़ा मैंने स्किप कर दिया क्योंकि रीजन पता है क्या इस सिलेबस में नहीं ये जेड वाला पार्ट ना सिलेबस में नहीं है कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया ये कभी पहले टॉपिक फिजिक्स में था उसमें आता था अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ पर्टिकुलरली फेराडेज कांस्टेंट क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेराडेज कांस्टेंट इसकी तीन डेफिनेशंस बनती है उन तीनों को समझना है चलिए करें स्टार्ट देखो फेराडेज कांस्टेंट क्या होता है पहली बात फेराडेज कांस्टेंट क्या है व्हाट इज वन फेराडे वन फेराडे इज अ चार्ज ऑफ सही कह रहा हूँ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो ये एनसीईआरटी में स्टेट लिखा हुआ है चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो अभी नोट मत करिएगा सब ध्यान देना देखो सबको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने कूलम्स होता है वेल नोन सी बात है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और एक मोल का मतलब जानते हैं एवोगैड्रोस नंबर एक मोल हम केमिस्ट्री में इस नंबर को बोलते हैं है ना आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था जैसे वन डजन में 12 ऑब्जेक्ट तो एक मोल में इतने ऑब्जेक्ट होते हैं अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें
इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है 96487 कूलम। ये जो 96487 कूलम आया ना, इसको 1 फैराडे कहा जाता है। मतलब फैराडे क्या चीज है? चार्ज की यूनिट है बेसिकली। चार्ज की यूनिट, आवेश, आवेश का मात्रा क्या और कुछ भी नहीं। और 1 फैराडे में इतने कूलम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको अप्रोक्सीमेटली 96500 मान लिया जाता है। इससे भी हम क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये 1 फैराडे की सबसे सिंपल डेफिनेशन थी, कभी आपने 12th क्लास में की होगी। एनसीईआरटी में यही लिखी हुई है, तो आपको मैंने बता दी। एक बार आप इसे कॉपी करो फटाफट। तीन डेफिनेशन है हमारे पास, तीनों को स्टडी करते हैं वन बाय वन। पहले आप सबसे सिंपल डेफिनेशन लिख लो कि 1 फैराडे क्या है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बोलते हैं 1 फैराडे। इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ना इस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसी को 1 मोल कहा जाता है, सब जानते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से वैसे आता है 96487 कूलम आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 96500 मान लेते हैं, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर भी एग्जैक्ट नहीं और ये नंबर भी एग्जैक्ट नहीं, इनके आगे डिजिट्स होती है। तो ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बात क्लियर हुई, कितनी सिंपल सी बात है। अब देखो मैं आपको 1 फैराडे की एक और डेफिनेशन बताता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी। चलिए करें स्टार्ट। देखो ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए सब अटेंशन पे करिएगा। देखिए वैसी फॉर्मूले से आपको समझा दूंगा। देखो ये क्या चीज है पता है आपको? ये क्या है? चार्ज। ये भी तो चार्ज है। आईटी, फिजिक्स में से क्यों कहते हैं ना, आईटी चार्ज ही तो है। हम एक काम करते हैं, इस चार्ज की जगह ना 1 फैराडे रख देते हैं। देखो इसकी जगह मैंने खुद फैराडे रख दिया। देखो बात तो रस समझ है, एक्चुअली फैराडे से फैराडे कट गया, एम इसको टू क्या आ गया E। देखो इससे मुझे क्या पता लगा, देखो मैं एक लाइन लिखूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट। 1 फैराडे इज अ चार्ज। 1 फैराडे चार्ज है, वो चार्ज विच डिपोजिट्स, विच डिपोजिट, डिपोजिट मीन्स इकट्ठा करना। कल की केमिस्ट्री याद है ना, जब इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे थे, तो क्या हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस में? कुछ चीजें यहाँ इकट्ठी हो गई थी, कुछ चीजें यहाँ इकट्ठी हो गई थी। इकट्ठा होना मीन्स डिपोजिट होना। 1 फैराडे इज अ चार्ज विच डिपोजिट्स, विच डिपोजिट्स दैट मास, दैट मास of a substance which is equal to, which is equal to its equivalent mass, which is equal to its equivalent mass। देखो आराम से पहले इस डेफिनेशन को पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे चार्ज है, आवेश है। वो आवेश जो कितना मास इकट्ठा करता है, जो उसके, जो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर है। आप समझ पा रहे हो? देखो मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। 1 फैराडे वो आवेश है जो किसी का, किसी पदार्थ का वो द्रव्यमान, वो द्रव्यमान इकट्ठा करेगा जो उसका तुल्यांकी भार हो। बात तो सुनो, वो भार इकट्ठा करेगा जो उसका तुल्यांकी भार होगा। वो मास इकट्ठा करेगा जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। बात को समझ पा रहे हैं सब लोग? 1 फैराडे वो चार्ज है जो किसी का वो मास इकट्ठा करेगा जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। एम बराबर ई, मास बराबर इक्विवेलेंट मास। इसको अच्छे से हाईलाइट करो, अल्टीमेट डेफिनेशन है ये। आराम से पहले समझो, फील भी करो, ऐसे लिखना नहीं है सिर्फ। राइट डाउन। 1 फैराडे इज अ चार्ज। देखो यहां से देखो आप, मैंने इसको सिर्फ एफ से रिप्लेस किया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। जैसे ही एफ से एफ कैंसिल हुआ, एम इसको ई आ गया, भार बटा बराबर तुल्यांकी भार आ गया, भार बराबर तुल्यांकी भार आ गया। तो 1 फैराडे इज अ चार्ज विच डिपोजिट्स दैट मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये होता है 1 फैराडे। एक और 1 फैराडे की डेफिनेशन बनती है। तीन अल्टीमेट डेफिनेशन है, इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। एक बार जब डेफिनेशन क्लियर होगी ना, परिभाषा आएगी, फिर देखना क्वेश्चन होते चले जाएंगे फटाफट। जैसे देखो, जैसे कल मैंने आपको ना इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाया था, कैलकुलेट तो करना सिखा दिया मैंने, कभी डेफिनेशन नहीं बताई स्पेशल। तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर मुझसे किसी ने बोला कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो बोलूंगा इक्विवेलेंट मास वो मास है जो कब डिपॉजिट होगा, जब मैं 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा। इज इट क्लियर? देखो एक बात को मैंने तीन चार तरीके से बोल दी, दैट्स फाइनल। अब एक काम और करते हैं, देखो अब 1 फैराडे की एक और डेफिनेशन बनाते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। एम इज टू ई आ गया,
देखो सबको दिख रहा है यहां से एम इसको टू ई आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मैथ्स के हिसाब से, एक ही बात है, एक ही बात हो गई ना। इधर लाके ई से डिवाइड कर दिया। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? अगर आपने किसी चीज के भार को, भार भार तुल्यांकी भार से भाग कर दिया, आपने मास को डिवाइड कर दिया इक्विवेलेंट मास से, व्हाट इज दिस? इसे इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैसे मोल्स होते हैं ऐसे इक्विवेलेंस होते हैं, हिंदी में तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक। मैं कहूंगा इस टाइम तुल्यांक एक आ गया, एक तुल्यांक। वैसे बोलूंगा वन इक्विवेलेंस। इस टाइम एक इक्विवेलेंस है। देखो अब मैं फिर एक डेफिनेशन बना रहा हूं। वन फ्राइडे इज अ चार्ज, वन फ्राइडे इज अ चार्ज which deposits, which deposits one equivalence of a substance, one equivalence of a substance, या इक्विवेलेंट्स कह दो एज यू लाइक। आप चाहे यहां पे इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, जो किसी का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। देखो ध्यान से, जो किसी का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। देखो यहां से, देखो आराम से रियलाइज करो। देखो ये, देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई ये मास है, ये इक्विवेलेंट मास है, इनके रेशो को बोलते हैं इक्विवेलेंट है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मोल्स होते हैं ऐसे इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैंने वहीं से डेफिनेशन बना दी। वन फैराडे वो चार्ज है, वो आवेश है, जो किसी का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है, एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। देखो तीन डेफिनेशन आती है, तो भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो ये होता है वन फैराडे, just charge of one mole of electrons is a charge which deposits one equivalent of a substance, is a charge which deposits that mass of a substance which is equal to its equivalent mass। देखो तीन डेफिनेशन बन गया। भैया देखो अप्लाई करके पता लगता है, चीजों की वैल्यू आती है जब उसको अप्लाई करते हैं ना, तब फील होता है। देखो ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। वन फैराडे क्या है, आपके सामने क्लियर पिक्चर। अब जाके हमारा फर्स्ट फ्लो कॉन्फिडेंटली कंप्लीट होता है। हम कैसी प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आए उसको ओपनली कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड। नोट कर लिया सब लोगों ने? एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, देखिए वन फ्राइडे की। एक बार तीनों परिभाषाएं पढ़ लें, किसी को डाउट हो बताए, आराम से पढ़ के देखो व्हाट इज वन फ्राइडे। वन फ्राइडे चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे सिंपल परिभाषा, एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। दूसरी डेफिनेशन क्या है, वन फ्राइडे क्या है? वन फ्राइडे वो चार्ज है जो किसी का वो मास डिपॉजिट करेगा जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, वो मास डिपॉजिट करेगा जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। और वन फ्राइडे वो चार्ज है जो किसी का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा, एक तुल्यांक को इकट्ठा कर देगा। कहने का मतलब ये है, दैट्स ऑल। अगला हेडिंग फ्राइडे सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ स्टडी करते हैं। फ्राइडे का द्वितीय नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको रियलाइज करना। देखो बड़ी सेकंड लॉ। देखो इस बार मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स ना एक से ज्यादा लिया। सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, बात ना करिए बच्चे। और इधर लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे दो हाइपोथेटिकली मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, इन दोनों को मैंने जोड़ा हुआ है सीरीज में। देखो ये बात सुन लें सब लोग, इनको जोड़ रखा है मैंने सीरीज में। वो लिखे मतलब ही, मैंने इस टाइम दोनों जो ये हमारे सेल्स हैं, आपको पता है शायद, इन सेल को जोड़ रखा है मैंने सीरीज में। सीरीज हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम। ये सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज क्या देता हूं ये लो, ये सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब जो हमने इनको जोड़ रखा है सीरीज में। आपको पता है सीरीज में जोड़ने से क्या फायदा होता है? करेक्ट। देखो जितना करंट इसे मिलेगा उतना इसे मिलेगा, जितने टाइम के लिए इसे मिलेगा उतने टाइम के लिए इसे मिलेगा। ये फिजिक्स है वेल नोन। सीरीज में जोड़ने का यही फायदा होता है, दोनों को बराबर करंट मिलेगा, बराबर टाइम के लिए मिलेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया। तो हम कॉपर के लिए इक्वेशन बनाते हैं। अब हम फेराडेस फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला सीखा था और हमने उसके बेस पे ये इक्वेशन बनाते हैं। मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन फेराडेस कांस्टेंट आई इनटू टी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, उससे लिखा है। ऐसे ही हम बनाएंगे सिल्वर के लिए इक्वेशन एग्जैक्टली।
देखो सिल्वर के लिए एक क्वेश्चन बना देते हैं और दोनों कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही हमने डिवीजन की, देखो ध्यान देना, जैसे ही हमने डिवीजन की, आईटी से आईटी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल हो गया। देखो इससे क्या होगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज सेम एज इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। बोलो आ रहा है सबको समझ? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, एम वन अपॉन एम टू इज टू ई वन अपॉन ई टू। देखो देखो अब इसका मतलब समझना, देखो देखो इस बात को मैं तीन तरह से कहूंगा। फ्राइडे का सेकंड लॉ हमें ये कह रहा है, लिखवा पे खुद दूंगा, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले कंडीशन सुने ना, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रेशियो ऑफ masses deposited, the ratio of masses deposited will be same as, will be same as their their the ratio of their, the ratio of their equivalent masses. Is it clear? दोबारा दोबारा दोबारा, अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो सब्सटेंस वहां डिपॉजिट होंगे उनके मासेस का रेशो, द्रव्यमानों का अनुपात वही होगा जो उनके इक्विवेलेंट मासेस का रेशो है, तुल्यांकी भारों का अनुपात है। इसको समझो ना आप, एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू इवन टू, छोड़ो ये सिंपल लैंग्वेज, यहां से देखो आप, जो मासेस का रेशो है वही इक्विवेलेंट मासेस का रेशो है। ये फैराडे सेकंड लॉ। अब देखो मैं इसको एक और तरीके से कहूंगा, देखो लिखना नहीं किसी को प्लीज। देखो इसी बात को मैं एक और तरीके से बोलूँ, बहुत तरह से हम एक बात को कह सकते हैं। अब डजंट मैटर, हम इसको ई वन को इधर ले आते हैं, ई टू को इधर ले आते हैं। आपको किसी को पता है व्हाट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंस अभी कहा था मैंने, तुल्यांक जिसे कहते हैं हिंदी में, तुल्यांक तुल्यांक कहेंगे, जो इक्विवेलेंट एक के हैं वही दूसरे के हैं, इसका मतलब सबके इक्विवेलेंट सेम है। देखो ये भी फेराडे सेकंड लॉ है। फेराडो सेकंड लॉ ये कह रहा है, अगर आपके टू और इलेक्ट्रोलाइट्स या मोर इलेक्ट्रोलाइट्स सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट एक के डिपॉजिट होंगे वही दूसरे के डिपॉजिट होंगे। जो इक्विवेलेंट कॉपर के है ना, मैं लिखवा दूंगा अपने वर्ड्स में, मेरा काम, जो इक्विवेलेंट कॉपर के हैं एग्जैक्टली वो इक्विवेलेंट सिल्वर के हैं, जैसे आई वांट टू से। और तीसरी बात बोलूं, देखो अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं, मैथ्स लगाना पड़ेगा, एम वन अपॉन ई वन इक्वल टू एम टू अपॉन ई टू मीन्स एम अपॉन ई इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब एम का ई के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये भी फेराडे सेकंड लॉ है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, ये भी कह सकते हैं। तो दैट शुड बी क्लियर। बुरा है सबको समझ, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, जुड़े किस में होने चाहिए, सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्ट नहीं है तो सेकंड लॉ कोई मीनिंग नहीं बनता। तो आपने एक काम करिए, एटलीस्ट डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, सीरीज वाली बात को हाईलाइट करिए, दो इक्वेशन बनाइए, आईटी आईटी कैंसिल करिए और एक बार यहां तक पहुंच जाइए। आगे मैं अपने वर्ड्स में लिखा, फटाफट यहां तक पहुंच जाइए। पहुंच गए यहां तक, बोले डायग्राम बना लो पहले आराम से, सीरीज वाली बात को ओपन कर दो और फिर ये दो इक्वेशन बना के दोनों को आईटी आईटी कैंसिल एफ एफ कैंसिल यहां तक पहुंच जाओगे। फिर मैं लिखवाता हूं अपने वर्ड्स में।
ठीक है, तो करिए स्टार्ट। चलिए, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखिएगा, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये कॉमा लगा देना, इसको अंडरलाइन भी कर देना, कनेक्टेड इन सीरीज, then THE, and then the ratio of masses of substances deposited. If two or more electrolytes are connected in series, then the ratio of masses of substances deposited will be same as their THE or their equivalent masses. The ratio of masses of substances deposited will be the same as the ratio of their equivalent masses. The ratio of their equivalent masses. Or the equivalence of substances deposited will be same. Equivalence of substances deposited will be same. बीच में और लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा, equivalence of substances deposited will be same. अब बीच में और लिख के एक और पॉइंट मेंशन कर लें, the mass is directly proportional to equivalent mass. The mass deposited is directly proportional to equivalent mass. Okay, the mass deposited, ये आखिरी बात बोल रहा हूं, is directly proportional to equivalent mass. देखो, एक ही बात को तीन तरह से बोला है, कॉम्पिटिशन है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस तरह से मिल जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, लेकिन थ्योरी में वो बात पूछ सकते हैं, इस लॉ को ऐसे डिस्कस करवाते हैं, इस लॉ को ऐसे डिस्कस करवाते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो दैट शुड बी क्लियर। ये सबको अच्छे से आना चाहिए। देखो, हमारे दोनों लॉस पूरे हो गए, फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकंड लॉ। बुक किसी के पास एट प्रेजेंट है, बुलाया हुआ है, तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं आपको फटाफट, अगर है किसी के पास बुक। ओके, एज यू लाइक। चलो आगे शुरू करते हैं। अब देखो, हमारा अगला डिस्कशन शुरू होता है, अब ये फिनिश हो चुका है, एक स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई इन फैराडेज लॉस। अब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट, सेल। अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। देखिए, आर्टिकल नेम नाउ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, लोग हेडिंग में गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। अब एक नया मतलब डिस्कशन शुरू हो जाता है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल कहते हैं इसको। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। ठीक है, देखो उनके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ये चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स होती है। आप भी कोई चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हो ना, इसकी प्रॉब्लम जरूर किया करो। जैसे आपने रेडॉक्स फिनिश किया, तो उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपको मिल जाएंगे एक साथ। इस तरह की बुक्स भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट होता है, मान लो किसी को बहुत ज्यादा नहीं करना, PYQs कर ले, अच्छे से समझ के कर ले। देखो, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस निकाले हैं, देखो 2024 में यहाँ से प्रॉब्लम आई है, ये आई थिंक बुक पुरानी भी हो सकती है मे बी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो यही मिल गया, बिल्कुल फेराडेज लॉस की प्रॉब्लम है, ये हर साल प्रॉब्लम मिलती है, 2024 में है। देखो 2024 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, फेराडेज लॉस से ही है, 2020 में क्वेश्चन यहाँ से है, हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल रही है, कम से कम एक प्रॉब्लम तो है ही। ये 2016 है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप लेकर आइएगा, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने मर्जी आप लेकर आना, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ये थ्योरी पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। अभी देख लेंगे, चलो डाउट्स अपने बुक बात नहीं। अब टॉपिक नोट करिए, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। आज का लेक्चर हमारा ये रहे। देखो, अभी ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इन सेल्स का काम क्या होता है, देखो बात नहीं कर रही है। अ सेल विच कन्वर्ट्स
या अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो नोट मत करना, अभी पहले नाम से डेफिनेशन समझी। एक सेल जो केमिकल एनर्जी को, जिसे कहता है रासायनिक ऊर्जा, क्या बना देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। मतलब कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कहने का मतलब ये, जिस सेल में ऐसा होता है ना, उस सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ठीक है, आ रहा है समझ आपको? जैसे मेट्रो चांस अभी अभी लाइट चली गई, तो क्या होगा? जो इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर वो काम करेगा, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर ये काम चल रहा होता है, ये प्रोसेस चल रहा होता है। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है? इन्वर्टर का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को क्या बनाना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो, है ना? मोबाइल के अंदर बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी भी तो यही कर रही है। वो बैटरी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, इसलिए बैटरी चल रही है। तो नो डाउट, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल। तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। आज का लेक्चर हमारा यही है, इसी को डिटेल में डिस्कस करना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल, आपने कभी सुना होगा, डैनियल एक केमिस्ट का नाम है, उसने एक सेल बनाया था, उसका नाम था डैनियल सेल। आज थोरोली इसको पढ़ेंगे, डैनियल सेल किस तरह से काम करता है, डैनियल सेल क्या होता है। चलिए शुरू करने यार, अभी को लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। देखो क्या होता है, डैनियल सेल में ये इक्वेशन प्ले करनी होती है। देखो हर सेल में कोई ना कोई रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। कोई भी बिना रिएक्शन के सेल नहीं बन सकता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, पता रिएक्शन कैसी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो सब सुन लें, जो भी डैनियल सेल होता है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। हर सेल में कोई ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये भी सब सुन लीजिएगा। बिना रेडॉक्स रिएक्शन के सेल बन ही नहीं सकता। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जो डैनियल सेल में चल रही होती है। इस इक्वेशन को लर्न कर लेना। क्या पता कोई यही एमसीक्यू बना दे, चार इक्वेशन देके पूछे कि चारों में से कौन सी रिएक्शन डैनियल सेल में काम करे, तो ये आपको अच्छे से पता। और आप देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन फॉर्म। एक बार इसे कॉपी करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। डैनियल, पहली बात तो हमारी गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, दैट शुड बी क्लियर। और उसके बाद ये थ्योरी। हेलो, ठीक है, सेटिस्फाइड? वो डैनियल सेल का काम क्या है, ये कुछ ऐसे आए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल है इसका डैनियल सेल। और डैनियल सेल की ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, सब बच्चों को प्रॉपर टिप्स तो होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। चलिए फाइनल हो। अब देखो मैं सेल की ना वर्किंग स्टडी कर, कैसे सेल काम करता है, कैसे वो केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, ये सब देखना होगा। अभी थोरोली देखना है, तो आर्टिकल इज नाउ है। अब करें इसको, है? चलिए अब देखो इसकी वर्किंग स्टडी करते हैं कि डैनियल सेल की वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, जरा सब देखो, टेंशन नहीं कर। देखो डैनियल सेल जो होता है वो इस तरह से होता है। देखो जरा ध्यान दो, लिखना बंद करो। ये डैनियल सेल का मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि डैनियल सेल किस तरह से होते हैं। आपको दो ये, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रोड्स है हमारी लैंग्वेज में। आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रोड होता है जिंक का, ये जिंक मेटल है, इसको हमने जिंक आयंस में डिप किया हुआ है। और इधर कॉपर मेटल है, इसे कॉपर आयंस में डिप किया हुआ है। और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, देखो आपका सेल तैयार होगा। ये डैनियल सेल की बड़ी सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये डैनियल सेल बनता किस तरह, एक बार आप भी बना लीजिए फटाफट। वाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, और ऑर्डनरी सा प्रिंसिपल है। ये डैनियल सेल का डायग्राम, इसको बनाइए फटाफट।
होपफुली क्लियर। इट्स ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये थोड़ा सा इसकी वर्किंग है, देखो डायग्राम में पर्टिकुलर वर्किंग तो बाद में देखते हैं। देखो अपना ध्यान देना, देखो देखो पहले कुछ चीजें सीख लो। जैसे हमारी लैंग्वेज में ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। इधर जिंक इलेक्ट्रोड, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बने हुए हैं। ठीक है, एक बात इंटरेस्टिंग है, अभी आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा, देखना, आपको रियलाइज कराऊंगा ये एनोड है ये कैथोड। चलो अब कर देते हैं, शुरू करते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रोड दिया, और मैंने इलेक्ट्रोड कैसे बनाया, एक मेटल को उसी के आयंस पे डिप कर दिया। एक मेटल को उसी के आयंस पे डिप कर दिया हमने। बोलो है ना, इसका नाम है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। आगे से हम बोलेंगे इस चैप्टर में इसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? इसकी कैटेगरी है ये, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपने मेटल को मेटल के आयंस में डुबो दिया, डिप कर दिया। अच्छा एक बात और है, नेचुरली सबके माइंड में आएगा ऐसा क्यों किया, ये डिप करने से क्या हुआ। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो जब आपने इनको डिप किया ना, देखो यहाँ पे ना, इस जगह पे, यहाँ पे ना एक फोर्स क्रिएट हो गई, एक बल उत्पन्न हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गई यहाँ पे, एक फोर्स। पता है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। बताएंगे अभी कैसे क्रिएट होती है ये फोर्स। देखो समझो आप, कई लोगों के माइंड में नेचुरली आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये डिप क्यों करा। डिप करने से यहाँ जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यार बात ना करो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल है ये अलग अलग, बराबर नहीं है ये। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, अंतर है। और आपको पता है फिजिक्स क्या कहती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। देखो समझने की कोशिश करो, बात ना करो बच्चे। यहाँ भी कुछ पोटेंशियल है, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल है। हिंदी बोले तो यहाँ पे भी कुछ विभव है, यहाँ पे भी कुछ विभव है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, विभवांतर है। विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा। थोड़ा सा कंसर्निंग बात। अभी ये पोटेंशियल कहां से है यार, आपको इसका काम बताएंगे, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब बताएंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख तो देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल था, ये तो कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको सारी केमिस्ट्री शुरू करते हैं। दोनों का जोड़ा आपने, पता जोड़ने से क्या होगा, देखो क्या होगा। शुरुआत है जिंक करेगा, ये जिंक ना टूटेगा इनटू जिंक आयंस। देखो ये जिंक ना, जिंक आयंस बन के अपने यहाँ पे, देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें जोड़ना है सिर्फ, खुद अपने आप इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, जिंक आयन बन के यहाँ आ रहा है। और आपको पता होगा, इसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। देखो नोट मत करना, ये इस सेल का एनोड है, ये इस सेल का एनोड है। और एक काम की बात और है, जिंक तो जिंक आयन बन के यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस रोड पे इकट्ठे हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन इस रोड पे इकट्ठे हुए, पता है इसमें चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। देखो पूरी बात समझने वाली, हमने सिर्फ इतनी सी बात मान ली कि यहाँ विभवांतर आ गया, वो देख लेंगे ये कहां से आया, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, अभी अगले टॉपिक में करेंगे। इसके बाद क्या होगा, मेन काम क्या होगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, वेल नोन है। इलेक्ट्रॉन ने इसको निगेटिव बना दिया। कई लोगों को सुन के अजीब लगेगा, यहाँ पे नोड निगेटिव है, सच बात है। इस सेल में नोड निगेटिव ही होता है, गैल्वेनिक सेल में नोड निगेटिव ही होता है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ से, देखो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। जब इस तरफ आएंगे ना, देखो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, जब अंदर आएंगे तो यहां से कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने पहुंच जाएंगे, और वहां पे कॉपर बन के बैठ जाएंगे। देखो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन भी है, एरो समझ जाओ आप, इलेक्ट्रॉन लेने पहुंच गए। और कुछ देर के बाद आपको रोड बहुत ज्यादा एक तरह से मोटी मिलेगी, बहुत थिक हो जाएगी रोड ये बहुत हैवी रोड हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, बहुत थिन हो जाएगी। उसका रीजन है, उसका जिंक घिसता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा। एक बात और है, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इस सेल का कैथोड है, ये कैथोड है। और एक और मजे की बात, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे चार्ज कम है, तो यहाँ पे चार्ज माना जाएगा इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मानेंगे। देखो हमारा सेल तैयार है। अगर आप दोनों को जोड़ देना तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और आपको यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। देखो आपका सेल कैसे काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देखो इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस रोड में चल रहे हैं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन इस वायर में चलेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, सेल हमारा आराम से काम कर रहा है।
तो इट इज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसमें और डिटेल आएगी, पहले इतना सा पार्ट बताओ, भी और डिस्कशंस में आएंगे, इसको ड्रॉ कर ले पहले। व्हाट इज इट क्लियर? ये बोलो, कोई डाउट यहाँ तक तो? कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोड का टाइप कौन सा है, नेगेटिव क्यों बना, पॉजिटिव क्यों बना, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, देखो आपको साफ दिख रहा है, एनोड से कैथोड फ्लो कर रहे हैं। ये भी आता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या फ्लो करने की, इलेक्ट्रॉन जाते किधर से किधर है, एनोड से कैथोड की तरफ। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आपके पास इक्वेशन भी आ गई। और इसको पता हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि हमने कोई जोड़ा नहीं, दोनों को मिलाया नहीं है आपस में। वो अलग है, वो अलग है, बस तार से हमने जोड़ दिया। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पहले सेंटेंस बोला था ना कि हर सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो मुझे कहना चाहिए था इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये वर्ड सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो, इस सेल में ना एक बहुत बड़ी कमी है। सेल तो आपने बना लिया, मैटर ऑफ चांस आपने इसको लैब में बनाया, तो आप महसूस करोगे मुश्किल से ये 1-2 सेकंड काम करेगा, उसके बाद ये काम ही नहीं करेगा। इससे करंट जीरो हो जाएगा। देखो समझना, मैं इसको भी लिखवाऊंगा अपने वर्ड्स में। जो मैंने अभी आपके सामने सेल बनाया ना, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं। इट कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसको लिखवाएंगे, रिलैक्स। ये लॉन्ग टाइम के लिए काम ही नहीं कर सकता। अब देखो इसके अंदर जो कमी है ना, उसको देख रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कमी आ गया, ध्यान देना। देखो क्या होगा, आपको पता है चीजें बहुत फास्ट होती हैं, ये कोई इसमें बहुत टाइम नहीं लग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने की कोशिश करेंगे ना, नो डाउट है आपको दिख रहा है, ये जिंक जिंक आयन बन के इसके अंदर आ रहा है।
यहां बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे हो जाएंगे, जिंक आयन। अंडरस्टूड है? जिंक घिसता रहेगा, जिंक आयन बनते रहेंगे। पता वो जिंक आयन ही क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे ना, उन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो देखो आकर्षण। देखो आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू होगी। मैं लिखवाऊंगा उसको अपने वर्ड्स में, टेक्निकली कैसे कहना है, देखो यहाँ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, सेल की अपनी कमजोरी है। इधर देखो आप, अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, हम कह रहे हैं कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो कॉपर का कोई निगेटिव पार्ट भी तो है, मान लेते हैं सल्फेट है। अब वो निगेटिव पार्ट क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। देखो महसूस करो, एक इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है, एक आने से रोक रहा है, खुद ही, मतलब हमारी गलती नहीं है। सेल के अंदर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सिचुएशन को बोलेंगे सेल में क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इसमें आंतरिक प्रतिरोध आ गया, हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। और आपको पता हो थोड़ी सी अगर फिजिक्स मालूम हो, एक फॉर्मूला होता है करंट निकालने का फिजिक्स में, आई इज टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर ये बढ़ गया ना तो करंट अपने आप घटेगा, और कुछ देर बाद करंट जीरो भी बन जाएगा। तो ये सेल में कमी है बहुत बड़ी, इस साइड का पॉजिटिव होना और इसका निगेटिव होना। इसको अपने वर्ड्स में लिखवा रहे हैं। एक और सीरियस प्रॉब्लम है, देखो फिजिक्स कहती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इधर जाते जा रहे हैं, इधर जाते जा रहे हैं, तो एक तो ये तो वन वे बन गया, वन वे जाने जाने का रास्ता, कोई आने का रास्ता ही नहीं है। इसे बोलेंगे सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट अधूरा है। तो देखो सोचो आप, मान लो हम कोई रोड बनाए, सिर्फ जाने के लिए रोड हो और आने की रोड ना हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। आने का भी रास्ता पैरेलल ही बनाना पड़ता है। एक नेचर का बैलेंस बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। मान लो कोई फोर्स है वो इस तरफ काम कर रही है, कोई फोर्स ऐसे काम कर रही है, आपस में कैंसिलेशन हो गया, वो चीज स्टेबल रहती है। अब ये नहीं सिर्फ जाने का रास्ता हो, आने का रास्ता ना हो। फिजिक्स कहती है सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट अधूरा है। तो ये इसमें दो सीरियस प्रॉब्लम्स है, सर्किट पूरा नहीं है, दूसरी बात ये लंबे टाइम के लिए काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इस साइड का प्लस होना, इस साइड का माइनस होना, ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप ना पहले एक लाइन लिखो, इसे डायग्राम के नीचे लिख लो। देखिए अबव सेल, हम इस सेल की बात कर रहे हैं, अबव सेल कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, अबव सेल कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये सेल है ऊपर वाला, ये लंबे समय के लिए काम कर ही नहीं सकता। above cell cannot work for long time, cannot work for long time, as both the sides are chargeful, as both the sides, दोनों साइड चार्जफुल है, as both the sides are chargeful, the above cell cannot work for long time, as both the sides are chargeful, and and circuit is incomplete, and circuit is incomplete, सर्किट अधूरा है यहाँ पर। क्लियर होगा, बोलो आया समझ नहीं आया, सर्किट इज इनकम्प्लीट। सोच के देखो, जो ये सेल बनाया है ना, ये लंबे टाइम के लिए काम ही नहीं कर सकता। ये इसमें सीरियस प्रॉब्लम है। बोलो इज इट क्लियर। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखो मैं इसको रब कर दूं, दोबारा से देखो बनाते हैं इसका डायग्राम। देखो इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, आपने ठीक है सेल बना दिया, इधर जिंक लिया था, उसको जिंक आयन में डिप कर दिया था, और नो डाउट इधर कॉपर था, इसे कॉपर आयन में डिप कर दिया था। ध्यान देना सब लोग, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो, ठीक है हमारा सेल तैयार था, लेकिन सेल की जो प्रॉब्लम थी ना, तो उसको सॉल्व कैसे करें। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एपरेटस लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैब होती है ना, उन लैब्स में एक इस तरह का एपरेटस होता है, इस तरह का। ये ग्लास की ट्यूब है, ट्यूब एक यू शेप ग्लास ट्यूब कहते हैं इसको, यू शेप की बनी हुई, यू आकृति बनी हुई। उसका एक एंड यहाँ पे डिप करते हैं, एक एंड यहाँ डिप करते हैं, और इसके बीच में ना, इस प्लेस पे एक इलेक्ट्रोलाइट लगा देते हैं। एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड। और इसको लगाते हैं पता कैसे हैं, साथ में ना एक जेल होता है, जेल, जेल टाइप सब्सटेंस, उसको अगार अगार कहते हैं, अगार अगार जेल होता है, जेल टाइप सब्सटेंस। उसके साथ इसको मिक्स करके यहाँ लगा देते हैं। ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है बेसिकली, इस प्लेस पे ये केमिकल चिपका हुआ होता है। देखो जो ये पूरा सेटअप है, अब जो ये पूरा सेटअप होता है ये अच्छे से काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है,
ये जो बीच में मैंने ग्लास ट्यूब लगाई यू शेप की, लाइक दिस एंड दिस, को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, ये ब्रिज बना दिया हमने, एक सेतु बना दिया, एक पुल बना दिया यू में से। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कह सकते हैं हिंदी में। इज इट क्लियर? अब आज हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग स्टडी करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इसके आने से क्या क्या फायदे हुए, ठीक है। और एक और जिसको डिप करेंगे तो वेल नॉन है, ये सॉल्यूशन भी यहाँ से राइज करना शुरू कर देगा, ऊपर चढ़ जाएगा इसके, नो डाउट यार। एग्जैक्टली ये ऊपर राइज करना शुरू कर देगा इसे इस ट्यूब के थ्रू। तो ये हमारा पूरा सेल तैयार हो गया। लेकिन नो डाउट ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य क्या क्या है। एक बार आप जल्दी से डायग्राम बनाइए, इसका नेम हाईलाइट करिए, और फिर आपको इसके डेफिनेशन लिखवा देते हैं और इसका फिर काम सिखाते हैं। इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बात नहीं करनी किसी को, प्लीज चुपचाप नोट करिए। ये सोफा, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। बात नहीं करनी किसी को, क्या काम करो, देखो बहुत सारे गाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल्फ एक बड़ा चैप्टर है, समझो ये भी एक थर्मो वाला ही ना, लॉन्गेस्ट चैप्टर माना जाएगा फिजिकल। मेरे बच्चे क्लियर? तो कंफ्यूजन हो बताओ। इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, हिंदी में बोलते हैं इसको लवण सेतु। क्लियर हो गया? देखिए अब सुनिए सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इसके फंक्शन लिखो, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या है, लिखो फटाफट। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब whose ends, whose ends, ये ends है ना किनारे, are dipped into lactose, whose ends are dipped into lactose, को डेफिनेशन इतना बड़ा इशू नहीं है, whose ends are dipped into lactose। और एक बात हो रहा है, इन द मिड ऑफ इट, इन द मिड, ये मिड है ना इसके बीच में, इन द मिड ऑफ इट a strong electrolyte like potassium chloride, in the mid of it, in the mid of it a strong electrolyte like potassium chloride with agar agar is क्या, a strong electrolyte with potassium chloride with agar agar is क्या, a strong electrolyte like potassium chloride with agar agar is क्या। ठीक है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो बस जाने के लिए था कि सॉल्ट ब्रिज है क्या, आपको दिखे क्लियरली, फील होगी सॉल्ट ब्रिज क्या है। अब देखो सबसे मेन बात, देखो इसके फंक्शंस, देखो इसके फंक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना जेई वालों के लिए भी फेवरेट है, और नीट के अंदर ही मिलने के पूरे चांस, काफी टाइम से प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस बार पूरी पूरी होप है यहाँ से क्वेश्चन आए। ये देखो जरा ध्यान देना, इसके फंक्शन समझते हैं, देखो इसके फंक्शंस क्या क्या है, फिर अटेंशन पे करिएगा सब। देखो ये क्या कर रहा है, पहली बात तो ये सर्किट को पूरा कर, अब तक क्या बात है, सिर्फ जाने जाने का रास्ता है, आने का रास्ता ही नहीं बना, अब बन गया आने का रास्ता। देखो देखो हमारा सर्किट पूरा हो गया, अभी लिखना नहीं है,
सर्किट इज कंप्लीटेड। अब हमने फिजिक्स वाली में जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमारी केमिस्ट्री बोर्ड की सबसे क्रूशियल था, जरा ध्यान देना। देखो देखो आपको पता है इस साइड यहाँ बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे हो गए और ये रेजिस्टेंस कर रहे थे। यहाँ सब बहुत सारे कौन इकट्ठे हो गए थे? सल्फेट। कॉपर नहीं, कॉपर तो जाके वहां डिपॉजिट हो गया था। सल्फेट जो उसका नेगेटिव वाला पार्ट था वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा था। ये चीज पॉजिटिव हो गई थी, ये चीज निगेटिव हो गई थी। अब देखो क्या हुआ, इस केसीएल ने क्या की, ये केसीएल ना ब्रेक हो गया। केसीएल ब्रेक हो गया जब ये सोल्यूशन इसके कांटेक्ट में है, केसीएल टूट जाएगा। के पॉजिटिव सीएल लगे, के पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन इधर चलने लगे और क्लोराइड आयन इधर चलने लगे। तो हमें पता है कि देखो सारी प्रॉब्लम सल्फेट ने कर रखी है, तो पोटेशियम आयन यहां पर आया और आके सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। देखो उदासीनीकरण कर दिया, न्यूट्रल कर दिया उसको। अब सल्फेट खत्म हो गया, देयर इज नो सल्फेट नाउ। उसको पोटेशियम आयन ने न्यूट्रल बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन को आने प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसी तरह से ये जिंक आयन प्रॉब्लम कर रहे थे, इन्हें किसे न्यूट्रलाइज कर दिया? क्लोराइड ने। क्लोराइड ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। पता कहने का मतलब क्या है, आपके दोनों सॉल्यूशन चार्जलेस हो गए। चार्जलेस, आवेश रहित। अब इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से जाएगा भी और आराम से वहां पहुंचेगा भी। रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो सेकंड पॉइंट ये फंक्शंस ने बोथ द साइड्स या बोथ द सॉल्यूशंस बिकम चार्जलेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको चार्जलेस बनाना, आवेश रहित बनाना। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत नहीं आती। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में खत्म हो जाता है एक तरह से माना जाए। अब सेल की लाइफ बढ़ जाती, अब सेल इफेक्टिवली काम करेगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी किसी को कॉपी करना करे क्विक फटाफट। ठीक है, समझने वाली चीजें। सॉल्ट डिस्क के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, करके देख लो आप। हर साल प्रॉब्लम है यहाँ से। तो टेस्ट वाला देखो आप, कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रही है ऐसे एक्टिविटीज। सर्किट को पूरा भी कर दिया, सर्किट पूरा कर दिया, सबसे मेन बात है। दूसरी बात एक और है, दोनों साइड को चार्जलेस कर दिया, आवेश रहित कर दिया। और आवेश रहित करने का ये फायदा है, आवेश रहित करने का ये फायदा है कि अब इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेंगे, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस नहीं है, वो जो प्रतिरोध वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। नेचुरली सेल की लाइफ बढ़ गई। और भी फंक्शन होते हैं इसके, आप दो एटलीस्ट कर लेंगे ना, आपका काम चल जाएगा। और जेई इस पर बैठा हो तो और थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक काम और भी होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसको एलिमिनेट करना। आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, आप क्वेश्चन आओगे मैं देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग बता भी दूंगा। अब आपका सेल बिल्कुल रेडी है, अच्छे से काम करेगा, इसकी लाइफ बढ़ गई। बोला अग्री सोफा। देखो एक बात और इंटरेस्टिंग होती है, ये हमारा आउटर सर्किट है, आउटर बाह्य परिपथ। देखो ध्यान देना, आउटर है ये, आउटर। आउटर में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं? एनोड से कैथोड। और इनर में कहां से कहां करते हैं? कैथोड टू एनोड। देखो शुड बी क्लियर, आउटर में एनोड से कैथोड और इनर में कैथोड से एनोड। ये सबको अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। और आपको एक बात पता है फिजिक्स के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? अपोजिट, उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एनोड से कैथोड, तो करंट चल रही है कैथोड से एनोड। देखो ये सब चीजें फिजिक्स की पता होनी चाहिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन आएगा पक्का क्वेश्चन, तो ये क्लैरिटी होगी। आपने क्वेश्चन लेकर आइए, वो बार बार कहते हैं, कोई भी डाउट हो, किसी का भी आंसर डिफर करे, लेकर आओ। चलो अब इस टॉपिक में अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। देखो अगला एस्पेक्ट क्या रहा, ध्यान देना। आपने डेनियल सेल बना लिया। आप कभी देखना जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है आपको पता हो शायद, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1। इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1। कर लो ने। और टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन, 298 ही बताया जाएगा आपको, डोंट वरी। इसका पोटेंशियल आता है 1.1 वोल्ट। कितना आता है? 1 वोल्ट। ये ना एनसीईआरटी में गिवन। अब किसी ने क्या किया, देखो अब जस्ट समझ आ, देखो आपने सेल तो बना ही लिया। अब किसी ने क्या किया, देखो देखो एक थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखो एक और यहाँ पे वायर लगाई और ना इसके साथ इस तरह का सेटअप बना दिया, लाइक दिस। देखो ध्यान से,
आपने इस सेल के साथ एक सेल और जोड़ दिए। देखो जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं ना, ये भी सेल है। ये सेल कौन से वाला है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो सुन लो एक मिनट, अभी कोई लिखने की जल्दी मत करे, बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। ये वाला नीचे वाला सेल था गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। ये जो डायग्राम मैंने बनाया तो सिंबल बना रखा है, ये सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं इसको। पता है इसका काम क्या होता है? ये सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। देखो उल्टा, मैं बहुत डिटेल में बढ़ाऊंगा इसको। ये इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल करता है। जो फिजिक्स वाले सेल सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं। अच्छा आपने आज तक क्या पढ़ा होगा, एनोड पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। देखो मेरे को तो यही बनाया गया था, मेरे को ये याद भी था, 12th तक याद था एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड पे नेगेटिव। हम तो हमेशा ऐसे ही करते थे। फिर आगे जाके पता लगा एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इस वाले सेल में होता है। आप कभी फिजिक्स टीचर से पूछ के देंगे ना, सर एनोड का चार्ज बताओ, वो हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, कैथोड को नेगेटिव। पता वो अपने इस सेल की बात करेंगे। इस सेल में है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इस सेल में उल्टा है, एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव है। तो अब मैंने क्या करा, इस सेल के साथ एक सेल और जोड़ दिया, एनोड से कैथोड जोड़ दिया और कैथोड से एनोड जोड़ दिया। बोलो क्लियर हुआ? अब समझो, पहले एक सेल है, सेल से एक और सेल जोड़ दिया आपने। देखो ये नया नया सर्किट नहीं बना दिया आपने, ये नया सर्किट बना के आपने एक सेल और जोड़ दी। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ये पॉसिबल है ना, हम एक सेल में और सेल जोड़ सकते हैं। इतने बच्चों क्लियर हो गया? अब देखो मैं ना अब कुछ बातें देखो क्रिएट कर रहा हूं, देखो अब उनको समझना हो आप। आपने एक सेल में एक सेल जोड़ तो दिया। अच्छा बताओ उस सेल का काम इस सेल के काम से क्या है? उल्टा, उल्टा अपोजिट। ये क्या करता है? केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल। समझने की कोशिश करो, जिस सेल जोड़ा गया वो उल्टा है। तो देखो बात को सुनना, देखो चांस की बात है, जो मैंने सेल बाहर जोड़ा उसका पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का हिंदी मीनिंग है बाहरी, वाई है। जो बाहर का पोटेंशियल है वो 1.1 से ज्यादा है। देखो पहली कंडीशन लगा दी मैंने, क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर बाहर वाले सेल का पोटेंशियल ज्यादा है, देखो सुन लो, वो ताकतवर सेल है, पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां शुरू हो जाएगा? देखो देखो, अब ये बन गया है नोड, अब ये बन गया है नोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? इस तरफ। कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक। उसके पीछे रीजन है, बाहर का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। समझ पा रहे हो? एनसीईआरटी में क्लियर डिस्कस है, कॉपर टू जिंक। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक होगा, उसके पीछे कॉज है बाहर का पोटेंशियल ज्यादा है। मान लेते हैं बाहर का पोटेंशियल कम होता, तो किस सेल की चलती बताओ? नीचे वाला सेल। नीचे वाला सेल डोमिनेट करता है, वो ताकतवर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर ही होता है। और अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो सही बात है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लोस, नो करंट फ्लोस। बोलो आ रहा है समझ? देखो ये कितना अच्छा एमसीक्यू है, बिल्कुल क्लियर, एनसीईआरटी में गिवन है। इस बार आने के 100% चांसेस। तभी तो कहते हैं कुछ टेस्ट सीरीज देखा करो, आप क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन नहीं कर रहे थे ना, सारा लॉस होता है, हमारा सारा इंप्रूवमेंट रुक जाता है। करिए इसे कॉपी। अब आपने एक बुक ली ना, देखो इसको पूरा करो, इसकी कॉलम किया करो आप, सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप। अगर ये एक्सटर्नल मोर देन 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो लिखा है जो मैंने कॉपर टू जिंक दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक। और अगर बाहर का पोटेंशियल 1.1 से कम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर। और जहां दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो नेट करंट फ्लोज। ठीक है, नो नेट करंट फ्लोज, वहां पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा अगर दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए तो। एग्री सो फार? तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, पूरी थ्योरी थी,
लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लिया उम्मीद है। और देखो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखो और है, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने सेल का डायग्राम बनाया ना, देखो सेल को ड्रॉ करने की कंडीशन है, जब भी आप सेल को बनाएंगे हमेशा लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में हमेशा नोड होगा, और राइट में हमेशा क्या होगा, क्या होगा। ये रूलिंग है, या यूपीएससी का रूल है। जब भी सेल को ड्रॉ करते हैं तो एनोड पे, एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है, ये अंडरस्टूड है। और राइट में हमेशा कैथोड होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय ना हो, ये सारी बातें क्लियर हो। अगला हेडिंग है इसके बाद, नेक्स्ट आर्टिकल है, इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको सिखाते हैं सेल को बनाया कैसे जाता है, कैसे एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी बात करते हैं। टॉपिक नेम इज आओ सेल रिप्रेजेंटेशन। एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते है ना, इसको एक तरह से शो करना। देखो आपको सेल को रिप्रेजेंट करना सिखाओ। जैसे अभी हमने डेनियल सेल की वर्किंग स्टडी कर, देखो आप सबको पता है अगर हम बार बार डायग्राम बनाएंगे ना तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, बहुत टाइम खराब करने वाली बात है, और मुश्किल ही पड़ता है। तो केमिस्ट्री ने एक शॉर्टकट दी। केमिस्ट्री कह रही है आप बार बार सेल को मत बनाओ ऐसे। देखो एक आसान सा रिप्रेजेंटेशन सीखा, जैसे अभी आपने डेनियल सेल सीखा, तो वेल नोन है, ये उसका डायग्राम था। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देना सब। देखिए पहली बार जब भी सेल को रिप्रेजेंट करें तो हमेशा लेफ्ट में कौन आएगा, एनोड, और राइट में क्या आएगा, कैथोड। बिल्कुल अंडरस्टूड है, मैं भी तो लिख रहा हूं, लेकिन कल से हम लिखना ही बंद कर देंगे। अंडरस्टूड होगा, लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। किसमें हुआ, जिंक आयन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर आयंस का। किसमें हुआ, कॉपर। मैंने ऐसे लिख दी। जिंक की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ठोस, और जिंक आयन किसमें होते हैं, सॉल्यूशन। ऐसी कॉपर सॉलिड है और ये कौन है, सॉल्यूशन। देखो दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, तो बीच में आपको एक ऐसे ऑब्लिक लाइन लगानी पड़ेगी, ऑब्लिक लाइन। देखो लाइन लगाना जरूरी है, ये ऑब्लिक लाइन शो करता है कि इनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग। जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको यहाँ ब्रैकेट में दिखाना होगा, कि आपका इसकी कंसंट्रेशन क्या और इसकी क्या, उसको यहाँ पे शो करना होगा। और जैसे आपने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को यूज किया ना, तो सॉल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए यहाँ पे हम दो वर्टिकल लाइन दिखा देते हैं। देखो आगे से ना, जैसे आप कोई भी कंपटीशन कुछ भी, अब आगे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये प्रेजेंटेशन चलेगा, आपको सेल ऐसे बनाओ मिलेगा, इसको देख के आपको समझ जाना जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, ये एनोड है, ये कैथोड है, इतनी इतनी कंसंट्रेशन पे हम काम कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर बात का आंसर एकदम निकलना शुरू हुई, दैट मस्ट बी क्लियर है। इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को निरूपित करना, जो भी करना, नोट करो इसको। ये भी कंप्लीट हो गया, इसका नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के, क्लियर हो गया उम्मीद है। अगला हेडिंग है इसके बाद, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट आर्टिकल। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये फाइनल है, एक बार आप देख भी लो, देखो कोई पॉइंट हो ना, कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे बता सकते हैं, एक बार देख लीजिए जो मैंने कराया आपको सो था। तो आज की सारी स्टोरी भी ना, हमने फ्राइडेज लॉस से बिगिनिंग की थी, एक बार देख, एक मिनट के लिए देखो आप, एक बार रीडिंग भी करो, सारे पॉइंट को लिखना, किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो।
Clear so far? Next now heading is electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। बच्चे वाले नहीं, इसको रिप्रेजेंट ई से करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब आपको सिखाते हैं कि पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक मेटल को डिप कर दो उसी के आयंस में, तो क्या होता था बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डेवलप होगी। देखो आपने शॉर्ट में आपको सिखाते हैं पोटेंशियल डेवलप कैसे हो, यहाँ पे विभव कैसे उत्पन्न हुआ, जरा इस बात को सीखा जाए। देखो ऐसा पोटेंशियल पे करना, देखो यहाँ पे ना एक स्पेशल लेयर बनेगी, तब आपको देखो रियलाइज होगा। ऐसा पोटेंशियल पे करना, देखो जैसे मैंने एक मेटल को इसके आयंस में डिप कर दो, ये मेटल है, उसके आयंस में डुबो दी। देखो जनरली क्या होता है, एक मेटल की टेंडेंसी होती है अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। देखो एक अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। देखो क्या हुआ, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी ना, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना, देखो ये सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस पे आके ऐसे बैठ जाएंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो उसकी सरफेस पे आके बैठ गए, सरफेस। यहां है मेटल आयंस, देखो मेटल आयंस भी सरफेस पे आ गए, वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आए। दोबारा देखो आराम से, बिल्कुल इजी। बस यहाँ पे टेंशन पे करो, मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जा तो नहीं सकते ना, अभी कोना हमने कनेक्शन जोड़ रखा है, वो सरफेस पे इकट्ठे हो गए। उधर से मेटल आयन भी यहां आ गए। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ना दो अपोजिट चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई, दो अपोजिट चार्ज की लेयर। आराम से सुनो आप, यहाँ पे एक लेयर हो गई, एक परत बन गई, परत दो अपोजिट चार्ज की, विपरीत आवेश होगी, एक प्लस एक माइनस, है ना। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसका नाम होता है, बड़ा फेमस टॉपिक है, कभी आप जब हायर स्टडी में जाएंगे ना, शायद आपको मेडिकल कॉलेज में जरूरत पड़े इसकी। इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, डबल लेयर, दो लेयर क्रिएट हो गई, दो अपोजिट चार्ज की लेयर। अब आप फिजिक्स सोचो, आप जब ये लेयर क्रिएट होगी ना, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगी। एक मिनट यार प्लीज, इनके बीच में पक्का कुछ ना कुछ फोर्स होगी। देखो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मीन्स बल। दो अपोजिट चार्ज की लेयर, देखो ये डायग्राम देखो सब लोग, अगर ऐसे दो अपोजिट चार्ज की लेयर क्रिएट हो गई, तो पक्की बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ बल होगा। देखो इनके बीच में कोई फोर्स होगी, देखो मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूं, साफ दिख रहा है वैसे तो। अपोजिट चार्जेस की लेयर है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल है, देखो ये रहा, यहाँ पे कुछ फोर्स है। इनफैक्ट इसी फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। देखो ये ना समझाने के लिए होता है। अब कोई आपके कंपटीशन में पूछ ही नहीं रहा, कोई उनको नीड ही नहीं है। आप मे भी किसी टेस्ट सीरीज में इस बात को राइज कर दिया हो, ये वर्ड आपसे पूछ लिया गया हो कि पोटेंशियल आता क्यों, तो एक बार आप जल्दी से डायग्राम में हाईलाइट करो। अभी मैंने ब्रीफ सिखाया और डिटेल भी है इसकी,
नोट कर लीजिए इससे। हाँ, ये डायग्राम आप लोग इसका डायग्राम हाईलाइट कर लो। दो अपोजिट चार्ज की लेयर बना दो, दो अपोजिट चार्ज की लेयर, विपरीत आवेशों की दो परत, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबलिंग। डबल का मतलब दो। फिर कर दिया आपने अभी परमिशन। 7 नोट कर लिया होपफुली। अब एक लाइन लिखी है यहाँ से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हेन a metal rod is dipped into its science, when a metal rod is dipped into its science, बात नहीं करनी है। when a metal rod is dipped into its science, the layers of two opposite charges develop. When a metal rod is dipped into its science, the layers of two opposite charges develop. Layers of two opposite charges develop. Between these layers of two opposite charges develop. Between these layers, a potential is present, a force is present. Between these layers, a potential is present called electrode potential. Between these layers, a potential is present called electrode potential. इन लेयर्स के बीच में, इन परतों के बीच में एक पोटेंशियल होता है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे सबको समझ? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सब सेटिस्फाइड? ठीक है, ये सब क्यूरियोसिटी, नॉलेज के लिए, थोड़ा पता लगे आपको चीजें क्या आप तो कोई कॉम्पिटिशन में राइज कर दे, ये सब क्वेश्चंस करने से पता लगे। अब प्रॉब्लम्स करिए, अपने आप पता लगेगी। इट डिपेंड्स अपॉन, अब एक लाइन लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन। अब देखो, ये पोटेंशियल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। पहला पॉइंट है नेचर, इसको कहते हैं प्रकृति। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो मेटल है उसकी नेचर के, इलेक्ट्रोड की नेचर के। और दूसरी बात है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये जो आपने सोल्यूशन ले रखा है, जिसमें आपने डिप कर रखा है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी सांद्रता कितनी है, इट प्लेज रोल। देखो चलो समझे कंसंट्रेशन का रोल कैसे, देखो ध्यान देना सब। देखो अभी आपके सामने ये प्रोसेस चल रहा है, अब मैं ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ये मैंने जानबूझ के रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, क्योंकि आयंस को इलेक्ट्रॉन लेने भी है। अब देखो जरा सब ध्यान देना, आपने सबने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा, अगर आप यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो आपको रियलाइज होगा क्या आएगा, सिर्फ इसकी, क्या आएगा, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन आएगी। ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा नहीं, इट्स अ प्योर सॉलिड। देखो इसका मतलब यहाँ पे रोल किसका है? कंसंट्रेशन का भी, सांद्रता का भी है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। ये तीन फैक्टर इस पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। देखो ये पोटेंशियल कहां से आ रहा है कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये फैक्टर आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है कि पोटेंशियल किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। और एक बात और है, अगर आपको मालूम हो, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 कर दें और टेम्परेचर कर दें 298 केल्विन, 298 केल्विन, पता है इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस। इस चैप्टर में बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक परिस्थितियां। अगर ये कंडीशन है ना, देन
potential is called, then potential is called, then potential is called standard electrode potential. Standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई नॉट से। इसको ई नॉट से दिखाना पड़ता है। इसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नाम बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नोट कर लीजिए अगर आपने इन दो कंडीशंस पे काम किया। क्लियर सो फार? पीछे से आना चाहिए अगर आप इन दो कंडीशन पे काम करें। इस चैप्टर की ना ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशंस है ये। 1 m कंसंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। दैट्स फाइनल। ठीक है, स्कोर अप कर रहे हैं। दैट्स फिनिश्ड। नेक्स्ट इज कोड है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगला हेडिंग है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब आपको सिखाते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है। अब ये सीखते हैं मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो फिर से हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, लाइक वो डेनियल सेल की बात कर लेते हैं, लेकिन इस बार हम किस कंडीशन में काम कर रहे हैं ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन में काम। और अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने भी कहा था आपसे, एक तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए इस बार, 1। 1 दोनों साइड कंडीशन, कंसंट्रेशन इस बार 1 है। और हम किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, 298 केल्विन। देखो ध्यान देना, हम 298 केल्विन पे काम कर रहे हैं। चलो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल के दिखाते हैं। अब लिखना बंद कर देना। देखो देखो ई नोट सेल, पहले आपको मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल के दिखा रहा हूँ। सब पोटेंशियल पे करो। देखो बहुत टर्निंग बात है यहाँ पे। बताओ सेल के इस वाले पार्ट में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो इसका हम लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेल के इस वाले पार्ट में क्या हुआ था, रिडक्शन, तो इसका लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल से। हिंदी बोलेंगे आक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव। अभी नोट मत करना। देखो हमारा एक फॉर्मुला रेडी होगा, ये सिंपल फिजिक्स का फॉर्मुला है। फिजिक्स वाले ऐसे ही करते हैं। फिजिक्स वाले बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों का सम करके आ गया नेट सेल पोटेंशियल। लेकिन अब सुनिए, केमिस्ट्री ना एक पॉइंट है, केमिस्ट्री कहती है जब भी हम पोटेंशियल देंगे आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे। देखो सुनना, ये केमिस्ट्री कंडीशन है, आपको जब भी पोटेंशियल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल देंगे। देखो मैंने क्या किया, अब मैं जानबूझ के देखो इसका साइन चेंज कर रहा हूं, मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल बना रहा हूं अपनी केमिस्ट्री कंडीशंस को बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, और ये किसका है, कैथोड का। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने उसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाया है। और एक बात ध्यान रखना, वो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। इट शुड बी क्लियर। देखो मैंने यहां जानबूझ के ए लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। और एक और बात, अभी इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो ये हमारे पास सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ज्यादा ना बोलो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, ध्यान रखना, कैथोड भी एनोड भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल में हमेशा कैथोड कहां पे होता है, राइट में होता है, राइट में। एनोड कहां पे होता है, लेफ्ट में। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे भी कर सकते। नोट कर लीजिए, देखो 3 फॉर्मुले देखो मैंने बता दिए। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, और ये भी इंपॉर्टेंट। नोट करो, पढ़ाई पे ध्यान दे। वहां तक बोलने से क्या हो रहा है, क्वेश्चन है ध्यान से, कुछ तो बढ़ते हुए कम से कम फिर और जितने नंबर के पास हो उतने से ही कर सकते।
सब नोट करिए बॉयज। देखो 3 फॉर्मूले बन गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। एक तो फॉर्मूला ये है, ये फिजिक्स वाले फॉलो करते हैं बट कोई बात नहीं, इनफैक्ट करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये हमने मॉडिफाइड किया अपने तरीके से, ई कैथोड माइनस सी एनोड, आपने भी शायद 12th क्लास में यही किया। और ई राइट माइनस सी लेफ्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों पोटेंशियल कैसे होने चाहिए, रिडक्शन, रिडक्शन। ओके, स्टूडेंट्स क्लियर, फाइनल हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज मेजरमेंट ऑफ, अब एक और पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड स्टडी करना पड़ेगा, एनएचई और एसएचई, एनएचई और एसएचई। अगर आपने 12th में अच्छे से किया हो ना, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करना शुरू करें, देखो तब सिलेक्शन होता है। सारा टाइम थ्योरी में निकल जाता है ना, इससे भी एफिशिएंसी कम होती है। आपने तो 12th में करके आए हो, थोड़ा बहुत बोर्ड बोर्ड में किया होगा आपने भी यार, पास आउट तो आप भी हैं, आप तो कुछ तो नोट्स में लिखा ही होगा आपके। एनएचई और एसएचई, एनएचई स्टैंड्स फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और एसएचई क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्यादा फोकस यहाँ पे यार ध्यान दो, लिख लेना, ऐसा पुरानी बातें हैं, आपने की हुई नहीं। आपको पता हो ये भी एक इलेक्ट्रोड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। पता है किसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसका पोटेंशियल पता होता है। देखो इसका पोटेंशियल मालूम है, हम इसके रेफरेंस में सारा काम करते हैं, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो इसका पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड 0 वोल्ट। देखो ये इसका पोटेंशियल है, ये नोन होता है हमें। और एक बात हो रहा है, ये ना केमिस्ट्री ने ज्यूम किया हुआ, ये केमिस्ट्री ने माना हुआ है, ध्यान रखिए, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना हुआ है, लिख सकते हो इसको आप। एनएचई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस, और रेफरेंस भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। और ये एक बार आईटीज में क्वेश्चन आया था, 0 वोल्ट पोटेंशियल क्यों है। ये टोटली हमारी अजम्पशन है, ये हमने मान रखा है, लिख सकते हो इस बात को, 0 वोल्ट। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, आपको ये पोटेंशियल गिवन भी नहीं हुआ, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी सर रेफरेंस रखते हैं। ओके, सब बच्चे एग्री हो गए, ठीक है। इट्स रेफरेंस रख, इसका पोटेंशियल खुद का कितना है, 0 वोल्ट, दैट मस्ट बी क्लियर। तो दिक्कत, एनएचई एसएचई। अब देखो मैं आपको थोड़ा इसकी वर्किंग सिखाऊंगा, ये किस तरह से काम करता है। देखो जो एनएचई है ना, उसको बोलते हैं गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको, गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। जैसे पहले क्या आया था, मेटल मेटल आयन, ये गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखो इसको डायग्राम बना के दिखाएं, देखो बात नहीं करनी। देखो ये कुछ इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं। आपने कभी से क्लास 11th 12th में किया ही होगा। देखो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, कंसंट्रेशन 1 m होती है, 1 मोलर। यहां से कौन सी गैस को पास करना होता है, हाइड्रोजन। इसका प्रेशर कितना होता है, 1 बार, 1 बार। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे हमने एक वायर लगा दी होती है, ये प्लेटिनम की वायर है, प्लेटिनम वेल नोन मेटल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, देखो इस जगह पे ना, इस जगह पे एक एक प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम की एक वेरायटी है, उसको हमने यहाँ पे एक पीस उसका हैंग कर रखा है, टांग रखा है ऐसे। ये हमने डायग्राम बना। देखो अब ये सेल किस तरह से काम करेगा, तो इसकी वर्किंग समझना। देखो ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है, इसका टाइप मैंने बता दिया, गैस गैस आयन। देखो सोचने वाली बात, आपने यहां से हाइड्रोजन गैस को पास की, एक मिनट प्लीज। देखो ध्यान देना, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्लेटिनम ब्लैक क्या कर रहा है। देखो जब यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी ना, हाइड्रोजन गैस केमिस्ट्री की लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस होती है। जैसे ही मोलिक्यूल यहाँ आएंगे ना, यहाँ से बाहर चले जाएगा रिंग। अगर हम चाहते हैं कि मोलिक्यूल यहाँ रुके रहे, तो ये प्लेटिनम ब्लैक का होना जरूरी है।
ये प्लेटिनम ब्लैक ना उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है ऐसे कहते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने में से निकालता रहता है। देखो ये मैंने बबल्स दिखा दी, देखो ये बुलबुले बन गए, ये गैस निकलती जा रही है इसमें से और आयंस के कांटेक्ट में आ रही है, तो ये बबल्स दिखा दिया मैंने इसलिए। तो प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है, एड्सॉर्ब्स, एड्सॉर्ब्स जैसे का ना, अधिशोषण करना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, एंड क्रिएट्स कांटेक्ट, क्रिएट्स कांटेक्ट विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन। एक तरह से ना उसका कांटेक्ट बना दिया, एक संपर्क बना दिया, ये बहुत जरूरी था, वरना हमारा इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है। ये प्लेटिनम क्या कर रहा है, इसे क्यों लगाया भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जाएंगे या बाहर से कैसे आएंगे, ये प्लेटिनम क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स पाथ, पाथ रास्ता दे रहा है, फोर फोर पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए रास्ता मिल रहा है यहां से। मान लो अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाए कैसे, आए कैसे, तो प्लेटिनम ब्लैक का होना भी बहुत जरूरी है, मतलब प्लेटिनम का भी होना जरूरी है, प्लेटिनम ब्लैक का भी होना जरूरी है। अच्छा आपको ये कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करनी, इसी प्रेशर पे काम करना, इसी कंसंट्रेशन पे काम करना। एक और बात, जब ये एज ए एनोड काम करेगा, कैसे काम करेगा, एज ए एनोड, देखो ये इक्वेशन चलेगी, जब ये एज ए एनोड काम करेगा तो ये इक्वेशन चलेगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब ये एज ए कैथोड काम करेगा तो ये इक्वेशन चलेगी। इज इट क्लियर, बिकॉज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए हमें, कब वो एज ए नोड काम कर रहा है, उसकी इक्वेशन और उसकी सब पता होना, क्लियर क्लैरिटी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, कितना सिंपल है, एनोड की इक्वेशन ये, कैथोड की इक्वेशन ये, इलेक्ट्रोड का टाइप ये, और थोड़ा बहुत मैंने आपको इसकी डायग्राम समझा दिया, किसका क्या रोल है बता दिया, और इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। रिमेंबर ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अपने पास से एज्यूम्ड है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार इसे कॉपी करो जल्दी, फास्ट है, एज यू लाइक, सब नोट्स में लिखा होता है लेकिन एप्लीकेशन करो, तभी सिलेक्शन होते हैं, सारी एनर्जी थ्योरी में लग जाती है, आपके पास प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऐसा क्या हुआ, ठीक है लेबर हो रही है, आउटपुट नहीं आते, प्रॉब्लम समय से आउटपुट है। इसमें एक आखिरी बात एक और शेयर करनी है, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ये एज ए नोड काम कर रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एज ए नोड, एनोड का रिप्रेजेंटेशन ये, और एज ए कैथोड में इसका रिप्रेजेंटेशन भी बन जाता है। देखो ये प्लेटिनम लिखना जरूरी होता है, और ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ लिखा जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। एज ए नोड में ये वाला रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एज ए कैथोड में ये वाला रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी आता है। अब घर जाके ना इनकी कॉलम्स करो, ढूंढो इनके क्वेश्चन, कल क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, आपको 1 रुपीज पर क्वेश्चन मैं पे करूंगा, 1 रुपये मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का, लेकिन लेकर आओ, 50-100 क्वेश्चन सबके पास है। ठीक है बॉयज, थोड़ा आप तो पढ़ने का मन करेगा, पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन मैं उससे पूछा करूंगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आई है, ये भी बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया, फिर जाके आपको 1 रुपीज पर क्वेश्चन पे कर दूंगा, कोई इशू नहीं, जितने क्वेश्चन आए उतने पैसे ले जाना आप। देखो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, आज की थ्योरी में यही था हमारा ना, अब कल का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कल हमें नस्ट इक्वेशन स्टडी करनी है, इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू हुआ, पहले इसको अच्छे से कॉपी कर लो आप, बात ना करो। ये रिप्रेजेंटेशन एनोड का है, ये रिप्रेजेंटेशन कैथोड का है, ये एनोड की इक्वेशन है, ये कैथोड की इक्वेशन है, इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, और मैंने बोला ये अज्यूम्ड है, दैट शुड बी क्लियर। इलेक्ट्रोड की कैटेगरी कौन सी है, दैट्स इंपॉर्टेंट, प्लैटिनम क्या कर रहा है, प्लैटिनम ब्लैक क्या कर रहा है, ये सारे प्रेशर कंसंट्रेशन पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, पूरी थ्योरी थी आज, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल न्यूमेरिकल पार्ट शुरू है, इसे कॉपी करना कर लेना।